हेलो फ्रेंड। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। 1857 का विद्रोह। 1857 ईसा के विद्रोह को ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल कहा जाता है। 1757 ईसा के प्लासी के युद्ध से कंपनी के राजनैतिक प्रभावों की जो शुरुआत हुई थी वह 1858 ईसा में भारत को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लाने के साथ समाप्त हो गई। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिली, जिनमें अनेक सैनिक असैनिक उपद्रव एवं स्थानीय बगावतें सम्मिलित थीं। 1857 ईसा के विद्रोह को मात्र तात्कालिक कारणों के अंतर्गत न देखकर इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी जिम्मेदार हैं। 1857 ईसा का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था। वास्तव में यह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र, नीतियों और उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता में संचित असंतोष तथा विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। राजनैतिक कारण। प्रारंभ से ही कंपनी ने देशी भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न किया। वेलीजली की सहायक संधि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके अंतर्गत भारतीय राजाओं को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए धन का भुगतान करना होता था, जिसके बदले में ब्रिटिश सेना उनके विरोधियों से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा देती थी। साथ ही इन रेजिडेंटों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे कंपनी तथा राज्य के संबंध बिगड़ गए। इसके अतिरिक्त राजनैतिक असंतोष का एक और अन्य कारण मुगल बादशाह का अपमान करना भी था। 1849 ईसा में यह घोषणा की गई कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु के बाद उसके वंशजों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नज़र देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने बंद करवा दिया। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त कैनिंग ने 1856 ईसा में घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी सम्राटों के बदले शाहजादों के नाम से जाने जाएंगे। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत मिलाए गए देशी राज्यों एवं 1856 ईसा में कुशासन को आधार बनाकर अवध के अधिग्रहण से यहाँ के शासक वर्ग, स्थानीय जनता एवं सिपाहियों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। उसने भूपतियों के अधिकारों की जांच के लिए बॉम्बे में इनाम कमीशन स्थापित किया, जिससे दक्कन में लगभग 20,000 जमींदारियों को जब्त कर लिया गया। आर्थिक कारक। भारत में कंपनी की सभी नीतियों के मूल में भारत का आर्थिक शोषण कर अपना मुनाफा बढ़ाना था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय जनमानस के हितों के मध्य एक स्वाभाविक संघर्ष था। जब कंपनी ने आर्थिक शोषण बहुत अधिक कर दिया तथा विद्रोह के लिए अन्य अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, तब यह 1857 ईसा के विद्रोह का कारण बनी। इसका प्रभाव सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता के प्रति असंतोष के लिए कारणों को दो रूपों में देख सकते हैं: भूमि की उत्पादन क्षमता से अधिक लगान दर एवं भूमि को निजी संपत्ति बनाने से इस पर अधिकार के हस्तांतरण की सुविधा। 1856 ईसा के भूमि प्रबंधन अधिनियम से अवध के ताल्लुकेदारों के समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए। जमींदारों एवं किसानों को नई व्यवस्था के अनुसार लगान चुका पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी कृषि भूमि प्रायः नीलाम कर दी जाती थी। भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाले मलमल एवं काइल को सूती पर जहां क्रमशः 27%, 71% एवं रेशमी कपड़ों पर 90% कर लिया जाता था,
वहीं भारत में आने वाले अंग्रेजी सूती एवं रेशमी वस्त्र पर 3.5% और गर्म कपड़े पर 2% कर था। अंग्रेजों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा जाना बंद हो गया। इसका भारत के कपड़ा उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र की इन सभी नीतियों का कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और कृषि पर भार बढ़ा, जिसने कृषकों को, जो पहले से ही लगान न चुका पानी की समस्या से गुजर रहे थे, कृषि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारत में इसके परिणाम स्वरूप भीषण अकालों के दौर देखे गए। 1717 से 1857 ईसा के मध्य भारत में 12 बड़े एवं अनेक छोटे अकाल पड़े। धार्मिक सामाजिक धार्मिक कारण। कंपनी की विभिन्न नीतियों से भारतीयों में इस भावना को बल मिला कि उनकी सभ्यता एवं संस्कृति खतरे में है। ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार से इस भावना को बल मिला। इसके साथ ही भारतीयों को सभ्य बनाने के अंतर्गत किए गए प्रयासों ने भी भारतीयों को संकित किया। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के संबंध में बनाए गए कानूनों को भी लोगों ने अपनी व्यवस्था पर आघात माना। कंपनी के द्वारा की गई अन्य गतिविधियों से भी इस भावना को बल मिला, जैसे अंग्रेजों की नस्लवादी नीति, जिसके अंतर्गत नस्लीय भेदभावों को संरक्षण दिया गया। 1813 से पहले ईसाई मिशनरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 ईसा के आदेश पत्र द्वारा उन्हें भारत में आने की सुविधा प्राप्त हो गई। 1856 ईसा के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में सुविधाएं भी प्रदान की गई। सेना में भर्ती होने वालों को युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था। उल्लेखनीय के लिए हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना धर्मभ्रष्ट होना था। अफगान युद्ध के दौरान सिपाहियों को सब कुछ खाने पर मजबूर किया गया। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। सैनिक कारक। यद्यपि 1857 ईसा के विद्रोह में सिपाहियों एवं कृषकों की इन भूमिका को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर सैनिक अपने गांव से जुड़ा था। गांव की हर समस्या उसकी अपनी समस्या थी, लेकिन सैनिकों के कुछ विशिष्ट शिकायतें भी थीं, जैसे सरकार एवं सैनिकों के मध्य मुख्य विवाद वेतन को लेकर था। 1856 ईसा में सेना में लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक तथा 45,322 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु सेना के कुल व्यय का 50% से अधिक भाग यूरोपीय सैनिकों पर खर्च किया जाता था। एक भारतीय सैनिक सेवा काल में अधिकतम 174 ही वेतन पा सकता था, जबकि यूरोपीय सैनिक प्रारंभ से ही इतना वेतन प्राप्त कर लेता था। 1856 ईसा के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था। सैनिकों को बिना भत्ते के दूर भेजा जाता था। जैसे पंजाब एवं सिंध में लड़ते समय अंग्रेजों ने विदेशी सेवा भत्ता देने से इनकार किया। 1854 ईसा में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा प्राप्त कर दी गई। सैनिकों की धार्मिक भावनाएं एवं नस्लवाद ने भी स्थिति को प्रतिकूल बनाया। तात्कालिक कारण। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 ईसा के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। कैनिंग के काल में 1857 ईसा में सैनिकों के प्रयोग के लिए पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन 22 के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी है, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 ईसा के विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह का स्वरूप। 1857 ईसा के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में इतिहासकारों में कई मत हैं। मुख्यतः यह मतभेद 3 बिंदुओं पर आधारित है: सैनिक विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष तथा सामंतीय असंतोष और उस पर प्रतिक्रिया। विचारकों के मत इस प्रकार हैं: वी.आर. सावरकर, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम। एस.बी. चौधरी, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। जेम्स ऑस्ट्रम एवं डब्ल्यू. टेलर, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। L.E.R. रीज,
धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, टी.आर. होम्स, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, बेंजामिन डिज़रेली, राष्ट्रीय विद्रोह, सचेत संयोग का परिणाम, सुनियोजित, अशोक मेहता, राष्ट्रीय विद्रोह, डॉक्टर एस.एन. सेन, स्वतंत्रता संग्राम, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, स्वतंत्रता संग्राम, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जनक्रांति, सर जॉन लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, होम्स, पूर्णतः सिपाही से विद्रोह, आर.जी. मजूमदार। यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मार्क्सवादी विचारक, सैनिक एवं कृषक का प्रजातांत्रिक गठजोड़, जो विद्रोह तथा सामंतशाही दासता से मुक्ति चाहता था। विद्रोह का प्रारंभ। वर्ष 1857 का विद्रोह स्वतः स्फूर्त अनियोजित था या यह किसी सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम था, इस बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। इस विद्रोह से संबंधित समस्त उपलब्ध दस्तावेज ब्रिटिश स्रोतों पर आधारित है। विद्रोहियों का कोई दस्तावेज नहीं मिला है। कुछ इतिहासकार इसे सुनियोजित मानते हैं तथा इसके लिए लाल कमल तथा चपाती को विद्रोह के चिन्ह के रूप में वितरित करने की कथा कहते हैं, परंतु इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार इसे स्वतः स्फूर्त विद्रोह मानते हैं। विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर, बंगाल से हुआ। यहाँ चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह करते हुए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडेय ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी एवं लेफ्टिनेंट बाग की भी हत्या कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडेय को फांसी दे दी गई, जो तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले के निवासी थे। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिनमें से 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों को छुड़ा लिया तथा दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को, जो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था, को नेता स्वीकार किया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे दिल्ली। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो कंपनी के पेंशन याफ्ता थे एवं नाम मात्र की सत्ता को धारण करते थे, को अपना नेतृत्व सौंपा। दिल्ली पर नियंत्रण के दौरान कंपनी का राजनैतिक एजेंट साइमन फ्रेजर मारा गया। दिल्ली पर नियंत्रण के पश्चात व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक सैन्य समिति का निर्माण किया गया, जिसका प्रमुख बख्त खान बहादुर खान को बनाया गया। जल्द ही यह विद्रोह पूरे उत्तर पश्चिमी प्रांत में फैल गया। इन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें गैर सैनिकों की संख्या सैनिकों से अधिक थी। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के सामने समर्पण कर दिया। दिल्ली पर अधिकार के लिए होने वाले संघर्ष के दौरान जॉन निकलसन मारा गया। दिल्ली में खूनी दरवाजे के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पौत्र मिर्जा अबू बक्र की गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में रहकर बिताना पड़ा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के समय प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने लिखा, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। लखनऊ में विद्रोह 30 मई को प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जो अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के नाम पर शासन संभाल रही थीं। लखनऊ में विद्रोह के दौरान वहां का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। विद्रोहियों से बचने के लिए उसने रेजिडेंसी में शरण ली, जहां वह लड़ते हुए मारा गया। इसके पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने कमान संभाली। 30 जून को चिन्हट लखनऊ में स्थित का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है। हजरत महल पराजित होकर नेपाल भाग गईं, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कानपुर, यहाँ विद्रोह 5 जून को प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व नाना साहब
धोंधू पंत ने किया। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कंपनी ने बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनकी पेंशन बंद कर दी थी। इस विद्रोह में उन्हें तांतिया टोपे की सहायता प्राप्त हुई। चौरा घाट एवं बीबीगढ़ की घटना का संबंध कानपुर में हुए विद्रोह से है। इसमें विद्रोहियों द्वारा आश्वासन के बावजूद चौरा घाट इलाहाबाद में अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी तथा बीबीगढ़ में भी अंग्रेज स्त्रियों एवं बच्चों की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजों ने इस घटना को अत्यधिक दुष्प्रचारित किया और 6 सितंबर 1857 तक कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहेब नेपाल के जंगलों में भाग गए। झांसी एवं ग्वालियर। झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के अभाव में डलहौजी ने झांसी के साथ 1857 ईसा की संधि का उल्लंघन करते हुए 1854 ईसा में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। परिणाम स्वरूप झांसी में 4 जून 1857 को राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मनु, ने विद्रोह की शुरुआत की, जिसको दबाने के लिए अंग्रेज यूरोज ने झांसी की ओर प्रस्थान किया और 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए ग्वालियर जा पहुंची, जहां तांतिया टोपे ने उनका साथ दिया, जो कानपुर के पतन के बाद वहां पहुंचे थे। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, जिसकी वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। तांतिया टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 को अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। तांतिया टोपे का वास्तविक नाम रामतनु पांडुरंग था। अन्य क्षेत्र जगदीशपुर, आरा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। असम में विद्रोह का नेतृत्व वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके किया। कोटा राजस्थान में एक भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया। गंजाम में सपारों ने राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में विद्रोह किया। पंजाब में 9वीं अनियमित सेना घुड़सवार के वजीर खां ने अजनाला में विद्रोह किया। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। सतारा में रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा विद्रोह के समय शांत था। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां विद्रोह नहीं पनप सका। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद भी की। विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे एवं अंग्रेज अधिकारी दिल्ली, नेता बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। अंग्रेज अधिकारी निकलसन, हडसन, विलोबी। कानपुर केंद्र थे, इसका नेता नाना साहेब तांतिया टोपे। अंग्रेज अधिकारी थे कैंपबेल। लखनऊ, इसके प्रमुख नेता थे बेगम हजरत महल। अंग्रेज अधिकारी थे कैंपबेल, लॉरेंस, हाइवलॉक। झांसी ग्वालियर के नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे। अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूरोज। इलाहाबाद के नेता थे लियाकत अली, इसके अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल नील। जगदीशपुर के नेता थे कुंवर सिंह, अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर। फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमद उल्ला, अंग्रेज अधिकारी रेनार्ड थे। बरेली के नेता थे खान बहादुर खां, अंग्रेज अधिकारी विंसेंट अय्यर थे। विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता एवं केंद्र गोरखपुर के नेता गजोधर सिंह थे। सुल्तानपुर के नेता शहीद हसन थे। फर्रुखाबाद के नेता नवाब तफज्जल हुसैन थे। हरियाणा के नेता राव तुलाराम था। मथुरा के नेता देवी सिंह थी। मेरठ के नेता कदम सिंह थे। मंदसौर के नेता शहजादा हुमायूं थे। रायपुर के नेता नारायण सिंह थे। गढ़मंडला के नेता शंकर शाह एवं राजा ठाकुर थे। सागर के नेता शेख रमजान थे।